हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर जो है यह कितना होने वाला है, तो चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई साहब, इससे पहले हमने 6 चैप्टर जो है आपको पूरा रापची के स्टाइल में बता दिया है। ठीक है, तो अब है चैप्टर नंबर 7 की बारी। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? तो भाई साहब याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है? परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, इन्होंने असल में इस कहानी में जो है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। तो आपको पता है कि हम लोग पहले डायरेक्ट जो है क्या, तो इस निबंध को पढ़ने वाले नहीं हैं। असल में ये है क्या भाई साहब? तो ये भी एक निबंध ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग निबंध को पढ़ने वाले नहीं हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। उसके बाद जो है हम लोग पूरा निबंध को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। क्या है? तो सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का उन्नाव उत्तर प्रदेश में के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो क्या बताइएगा? तो इनका जन्म उन्नाव, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, उसके छोटा सा एक गांव है ऊंचा गांव सानी। क्या है? ऊंचा गांव सानी, वहीं पर जो है इनका क्या हुआ था? तो भाई साहब जन्म हुआ था कब? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। आगे है कि उन्होंने साहित्य विश्वविद्यालय से उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कवि रामविलास शर्मा ने किस विद्यालय से बीए किया, तो आप क्या बताओगे? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कब किया? तो 1932 ईस्वी में। दूसरा, और 1934 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो एमए किया था। किससे? तो अंग्रेजी साहित्य से किया था। ठीक है, आगे है कि एमए करने के बाद वे 1938 में शोध कार्य में व्यस्त हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कवि रामविलास शर्मा जी कब जो है शोध कार्य में व्यस्त हुए थे, तो क्या बताइएगा? तो आपको बताना है कि कवि रामविलास शर्मा जी शोध कार्य में व्यस्त कब हुए थे? तो भाई साहब 1938 ईस्वी में शोध कार्य में ये क्या हो गए थे? व्यस्त हो गए थे। ठीक है, आगे है कि 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा में बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य करने के बाद वो कहाँ चले गए थे? तो याद रखिएगा, आगरा चले गए थे। कहाँ पर? बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए थे। और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर KM हिंदी संस्थान के निर्देशक बन गए। यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 1900 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कवि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? तो 30 मई 1900 कब? 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो भाई साहब दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा जी का योगदान ऐतिहासिक है। यानी हिंदी गद्य में जो है रामविलास शर्मा जी का योगदान क्या है? एक ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास शर्मा जी के गद्य की विशेषता है। उन्होंने भाषा विज्ञान विषयक परंपरा दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से संश्लेषण करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास शर्मा जी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु क्या रहा है? तो याद रखिएगा, देशभक्ति और मार्क्सवादी। आगे है कि उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचना का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्होंने न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना
कि कला एवं साहित्य विषयक भारतीयों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधियों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, आगे क्या है, तो रामविलास शर्मा जी ने हिंदी में जीवन साहित्य के एक नया आयाम दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी ने हिंदी आयाम को क्या दिया है, तो एक नया आयाम दिया है। आगे है कि उन्होंने निराला का साहित्य साधना पुरस्कार पर पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं का नाम आचार्य रामभद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और उनका युग, भाषा और समाज महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत के अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई इत्यादि जो है इनका क्या है, रचनाएं हैं। क्या है, इनकी रचनाएं हैं। आगे है कि अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये असल में आपके निबंध से रिलेट करेगा। ठीक है, ये पंक्ति असल में किससे रिलेट करता है, तो आपके निबंध से रिलेट करता है। क्या है, तो देखिए बोल रहा है कि पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत है। यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हो, हमने आपको पहले बता दिया कि यह एक प्रकार का क्या है भाई साहब, तो यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, यही यहाँ पर प्रस्तुत है। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से कंचित संपादक के साथ संकलित है। ठीक है, मतलब ये जो जहाँ से लिया गया ना ये भाषण, इसी नाम की पुस्तक से इस भाषण को लिया गया है। मतलब कुछ पंक्ति लेकर यहाँ पर लिखा गया है, सारा पंक्ति नहीं लिया गया है। आगे है कि यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतियों एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जागता यह निबंध साहित्य की समाज विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो असल में कवि इसमें बताते हैं कि जिनको भी अभी आज के युग में कविता लिखना है तो उनके पास सबसे पहले साहित्य का ज्ञान होना क्या है भाई साहब, तो अति आवश्यक है। जिनके पास साहित्य का ज्ञान नहीं होगा वो जल्दी कविता नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपना साहित्य लिखना चाहता है तो उससे पहले उनको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। इसके बदले में जो है किसी दूसरे का जो है साहित्य नहीं लिख सकते हैं वो। ठीक है, आज के युग में यानी अभी जो साहित्य चलने वाला है, इसी साहित्य को आप लिख पाओगे तभी जाके जो क्या है आपका साहित्य चल पाएगा। अब आप ही मानो कि आप कोई फिल्म बना रहे हो और पुराने फिल्म जैसे बना दोगे तो क्या चलेगा, अभी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी फुल HD वाला फिल्म चलता है, नहीं उससे भी ज़्यादा वाला आ गया, पता नहीं फिर भी। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, तो भाई साहब ये था कवि परिचय के बारे में। तो अब से इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा क्या है। तो देखिए सबसे पहले है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है, तो आपको हमने बताया क्या है ये, तो यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है भाई साहब, तो यह एक प्रकार का निबंध है। अगला क्या है, तो इस पाठ के कवि कौन है, तो आपको हमने बता दिया पहले ही। क्या है, तो रामविलास शर्मा जी इस पाठ के क्या हैं भाई साहब, तो निबंधकार हैं। ठीक है, आगे है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है उच्च गांव सानी में हुआ था। कहाँ पर, उच्च गांव सानी। ठीक है, कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर सन क्या था भाई साहब, तो सन था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। आगे है कि हाँ, इन्होंने BA किस विश्वविद्यालय से किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने BA जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद कब किया था, तो 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1932 में। इन्होंने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने MA जो है अंग्रेजी साहित्य से उसी विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, कौन सा, तो भाई साहब लखनऊ विश्वविद्यालय। और कब किए थे, तो 1932 के जस्ट 2 साल बाद यानी 1934 में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने MA किया था। आगे है कि MA करने के बाद ये किस में व्यस्त हो गए, तो याद रखिएगा यह शोध कार्य में व्यस्त हो गए। ठीक है, ये किस में व्यस्त हो गए,
शोध कार्य में व्यस्त हो गए। ठीक है, आगे है कि इनका निधन कब और कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा कि इनका निधन 30 मई, हाँ 30 मई सन 2000 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये बात भी कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि कवि के गद्य की विशेषता क्या है। तो आपको याद रखना है कि इनके गद्य की विशेषता क्या है। साफ पारदर्शी भाषा रामविलास शर्मा जी की गद्य की विशेषता है। हाँ, साफ पारदर्शी भाषा क्या है, तो साफ पारदर्शी भाषा, साफ पारदर्शी भाषा, ये रामविलास शर्मा जी की क्या है, एक विशेषता है। आगे है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र भाषा की समस्या, बड़े भाई इत्यादि किसकी कृति है। तो याद रखिएगा किनकी है, तो रामविलास शर्मा जी की है। क्या है, किसकी है, तो रामविलास शर्मा जी की है। आगे है कि कवि 1949 से 1953 तक कहाँ के महामंत्री रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि कवि 1949 से 1953 तक जो है कहाँ पर, तो भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ के महामंत्री रहे हैं। भारतीय प्रगतिशील क्या है, हाँ भारतीय प्रगतिशील के क्या रहे हैं, तो भाई साहब महामंत्री रहे हैं। आगे है कि किस ईस्वी में ये शोध कार्य में व्यस्त हो गए। तो याद रखिएगा कि 1971 में जो है यह शोध कार्य में व्यस्त हो गए थे। ठीक है, अगला है कि निराला की साहित्य साधना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, किस पे मिला है, तो साहित्य, निराला की साहित्य साधना पर। ठीक है, देखिए आगे क्या है, तो आगे है कवि का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु क्या रहा है। तो मैंने आपको बताया था क्या था, देशभक्ति और मार्क्सवादी। क्या था, देशभक्ति और मार्क्सवादी, देशभक्ति और मार्क्सवादी। ये जो है कवि, कौन, कवि रामविलास शर्मा जी का हमेशा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, तो कवि परिचय देख लिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको निबंध समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो साफ करना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के आगे निबंध को समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब अपने चैप्टर को। चैप्टर का हमारा नाम पता ही आपको क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन। यह क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो भाई साहब आपको हमें इससे पहले जो क्या पढ़ाया था, तो बहादुर का जो है पूरा कहानी बताया था, उसको बड़े ही अच्छे से प्यार से हमने आपको समझाया है। ठीक है, नहीं देखे हो, अरे जाकर फुर्सत मिले तो एक बार आंख मार लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन है, यह मेरा एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो निबंध में आपको पता ही है गाय पर निबंध, बकरी पर निबंध कैसे होता है। ठीक है, बकरी पर भी निबंध होता है, अरे भाई हम नहीं देखे आज तक। ठीक है, फिर भी बोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कवि को लिखा है कि कवि बोलते हैं कि जिनको भाई साहब आपको साहित्य लिखना है वह किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हैं। थोड़ा बुरा लग रहा है, नहीं, कवि हैं भाई साहब, इतना ज्ञान था इनके पास, इनको अच्छा रहने दो। ठीक है, तो कवि जो है बोलते हैं कि अगर आपको इस युग में साहित्य का निर्माण करना है तो आपको सबसे पहले पूरे परंपरा का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, जैसे देखिए हमने पहला पॉइंट लिखा है क्या चीज़, तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आधुनिक युग में साहित्य परिवर्तन करना चाहते हैं। आधुनिक युग में क्या करना चाहते हैं, तो साहित्य परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए जो है परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। ठीक है, आधुनिक परिवर्तन आप अगर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहले परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, जब आप कोई साहित्य लिखने के लिए जाओगे तो वह साहित्य याद रखिएगा कि आपके पूरे जीवन से, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का जो है पूरा संपूर्ण क्या रहता है, निचोड़ रहता है, तब जाके कोई एक साहित्य का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए अगर आप अभी के ज़माने में अगर साहित्य लिखना चाहते हो तो आपको पहले, इससे पहले जितना भी साहित्य लिखा गया है उन सभी साहित्य को पढ़ना क्या है, जरूरी है। जब आप उन सभी साहित्य को पढ़ लोगे तब जाके आप कोई साहित्य का निर्माण अगर करते हो तो तब आपके साहित्य जो है आगे चल पाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक फिल्म बना रहा है और आपको पता है कि सबसे पुराना फिल्म में क्या था,
तो भाई साहब एक गुंडा होता था, ठीक है, और एक हीरो का परिवार होता था। हीरो के परिवार में से किसी एक को किडनैप कर लिया। अब हीरो जो है क्या करता था, पूरा उसे छुड़ाने के लिए जाता था। गोली लग जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है, एक दो गोली लग जाए तो भी वो गुंडा को मार देता था। और उतना सारा जितना गुंडा था उस सबको 50 गोली, मतलब एक बार गोली लगा वो उनट जाता था, लेकिन हीरो को गोली लग जाए, चाकू लग जाए, लेकिन तब पर भी वो उठ जाता था, गुंडा को मार कर तब जाके क्या करता था, वो मरता था, ठीक है। तो पहले ज़माने में आप देखोगे तो फिल्म एक अलग तरीका से बनाया जाता था, ठीक है। और आजकल आजकल कुछ अलग कर दिया गया है और कुछ अलग किया है, तभी जाके क्या हो रहा है, उनका फिल्म जो है चल रहा है। और वही पुराना दे दे और सब आदमी को लगेगा कि हाँ भाई साहब एक ही एक हिस्सा है, तो क्या चल पाएगा, नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप भी साहित्य लिखना चाहते हो या हम भी साहित्य लिखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नहीं भाई हमें ऐसा लिखना का कोई अथी जो है नहीं है, ठीक है। फिर भी बोल रहे हैं कि हमें अगर साहित्य लिखना हो तो सबसे पहले हमें पूरा साहित्य का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। अगर मेरे पास साहित्य का ज्ञान रहेगा तब जाके हम किसी भी साहित्य को लिखेंगे। और आधुनिक युग में कौन सा साहित्य ज़्यादा लोकप्रिय है या आधुनिक युग में कौन सी कविता ज़्यादा लोकप्रिय है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जब हम इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तब जाके जो है आधुनिक युग में जो हम साहित्य लिखेंगे या आधुनिक युग में जो हम कविता लिखेंगे वो सब कविता मेरा चल सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि, अब देखो 19वीं और 20वीं सदी के जो कवि होते थे वो कवि जो है बहुत पुराने ख्यालात के होते थे, ठीक है। 19वीं 20वीं सदी में आपको पता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था, लगभग की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। और सभी के घर में टीवी भी नहीं था। तो उस समय के कवि जो है बहुत ही पुराने ख्यालात के थे। जैसे मान लो अगर हम लिखना चाहें ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपने बचपन से लिखेंगे। और हमारा बचपन का है लगभग कितना, 3 का ही है, ठीक है, 3-4 का है या 2-3 का होगा, जो भी हो, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, तो 2-3 वाला लिखेंगे, ना कि अभी वाला लिखेंगे। अभी वाला लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी वाला अगर मान लो हम लिख दिए तो फिर जब वो अपना ज़माने में जाएगा, जैसे अगर मान लो हमसे पूछे कोई कि आपको कौन सा गाना पसंद है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे ज़माने का गाना था, ठीक है, 2004 10 15 जो भी है, 2015 के बाद का जो भी गाना है उस समय से हम लोग क्या कहें, सुनना शुरू किए हैं। तो 2015 के बाद जो गाना आया है वो सब क्या है, हमारे ज़माने का गाना है। और किसी बूढ़ा आदमी को पूछोगे तो वो बोलेगा बहुत 1900 पता नहीं 17 का गाना या 1910 का गाना, 1915 जो भी हो वैसा, मतलब बहुत पुराना गाना का नाम लेगा वो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कवि होते थे इनका साहित्य जो है ना कुछ अलग होता था, ठीक है, क्या होता था, साहित्य अलग होता था। आगे है कि नकल करके साहित्य लिखना जो है उधम या निम्न कोटि का कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कविता लिखा, पूरी कविता में पूरा उसने अपना भावार्थ दिया, पूरा उसने क्या किया, कविता लिखा, और हम क्या करते हैं उसके जैसे ही सेम टू सेम, मतलब उसी को कविता को लिख लेते हैं और क्या करते हैं अपना नाम से उसको प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइंस का एक वैज्ञानिक था जिसने पूरा मेहनत करके 3 साल में वो चीज़ तैयार किया और उसने क्या किया, अपने दोस्त को दिखाया, तो दोस्त ने क्या किया, उसका सारा चीज़ का कॉपी करके और अपने नाम से क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और खुद का नाम कमाने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि असल में इस चीज़ का खोज इसने नहीं किया है, तब जाके उसका नाम हटा के तब नया वैज्ञानिक जो जिसने किया था बेचारा 3 साल की मेहनत के बाद उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप नकल करके किसी का साहित्य लिखते हो या किसी की कविता लिखते हो तो वह जो है निम्न कोटि की कविता कही जाएगी। क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये बहुत बार पूछता है कि नकल करके साहित्य लिखना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा निम्न कोटि का साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है, निम्न कोटि का साहित्य कहलाता है, ठीक है। आगे है कि यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं हो तो क्या परिस्थिति मनुष्य के नियामक होगी, नहीं होगी। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं हो तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होती है। यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखोगे किससे, तो भाई साहब परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है, जो कि एक मेरा निबंध है, ठीक है। आगे है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निशायक है। मतलब अगर हम साहित्य लिखना चाहते हैं तो अभी के ज़माने से मान लो 3 साल पहले या 1 साल पहले 2 साल पहले जो कवि ज़्यादा वायरल हुए थे या जिनकी कविता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, हमें उनसे मिलना जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि वह किस प्रकार से किसी भी भावार्थ को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और उसके बाद उसको एक कविता का रूप देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कवि कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या है, नियासत है। मतलब जो कवि अभी से पहले कविता लिख चुके हैं हमें उनसे मिलकर बातचीत करना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि किस तरह से पंक्ति ली जाती है, किस तरह से पंक्ति को एक जगह पे
लिखकर उसको पद बनाया जाता है, उसके बाद उसको एक कविता के रूप में संजोया जाता है। ठीक है, आगे है कि हिटलर ने, याद रखोगे कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था। तो याद रखोगे कि हिटलर ने सोवियत संघ पर क्या किया था भाई साहब, तो आक्रमण किया था। हिटलर ने किस पे आक्रमण किया था, सोवियत संघ पर। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया, हिटलर ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, तो सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहां पर बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हुआ था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ में। और आपको पता है कि सन 1900 कब था, तो 1917 ईस्वी में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, मतलब सोवियत संघ टूटकर अलग हुआ था लगभग 15 देशों में। ठीक है, अभी आप देखोगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कोई है तो वो हमारा कौन है भाई साहब, रूस है। ठीक है, अभी भी। और याद रखिए कि इससे पहले रूस से ही टोटल 15 देश, कितने, टोटल 15 देश जो है टूटकर अलग हुए थे। ठीक है, तब समझो भाई साहब उस समय में ये कितना बड़ा रूस होगा जो खुद से अभी 15 देश को जन्म दे चुका है। ठीक है, जैसे हमारा भारत का हिस्सा क्या है, पाकिस्तान का है, तो हमने उसको तोड़ कर क्या किया है, अलग कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से श्रीलंका था, पहले अखंड भारत था। ठीक है, म्यांमार तक इधर राज था, इधर उधर अफगानिस्तान तक था अपना एरिया। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान पूरा दिख रहा है ना, ये एक बिहारी को, लोग कहते हैं ना कि बिहारी क्या करता है। ठीक है, तो यही जो है पाकिस्तान, ये पूरे एक बिहारी को जो है ना दहेज में मिला था। किस में मिला था, दहेज में मिला था। ठीक है, तो भाई साहब बिहारी को जो है कमज़ोर मत समझना। ठीक है, चलिए आइए आते हैं टॉपिक पर। तो क्या बोल रहा था कि सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सोवियत संघ में क्या हुआ था, तो बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हुआ था। आगे है कि सन 1917 ईस्वी में रूस और गैर रूसी जातियों में बड़ा परिवर्तन हुआ था। रूस में 1917 ईस्वी में, ठीक है, मतलब कि जब रूस जो है टूटकर टोटल 15 देश में विभाजित हुआ था, तो रूस और गैर रूसी जाति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। मतलब जैसे मान लो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो इंडिया में कुछ पंजाबी, यानी पंजाब के इधर के लोग हैं जो खुद को जो है ना एक अलग देश घोषित करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब खुद को एक खालिस्तान स्थापित करना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिख धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें एक नया देश दे दीजिए। ऐसा संभव होता है जब देश से टूट जाता है ना। जैसे झारखंड देखोगे तो हमारा, सॉरी ये तो राज्य है ना, सॉरी हाँ, तो ये श्रीलंका हमसे टूटकर अलग हो गया, पाकिस्तान हमसे टूटकर अलग हो गया, इधर बांग्लादेश को अलग हो गया। ठीक है, उधर पूर्वी पाकिस्तान जितना भी था वो सब देश से जब टूटकर अलग होता है तो उसका एक अलग निर्माण करना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो सन 1917 ईस्वी में कुछ गैर रूसी थे और कुछ रूसी थे। मतलब कुछ लोग जो है हमारे देखोगे इंडिया में रहते हुए भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान का सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात बताइएगा नहीं, क्योंकि जब चाइना जो था CPEC एक सड़क ले के आ रहा था, तब जो है हम लोगों ने जो है किसको, तो पाकिस्तान के ही एक बलूचिस्तान नामक एक जगह है, वहाँ के लोगों को हमने क्या किया था, तो भड़का दिया था। ठीक है, हम लोगों ने भड़काया था, मतलब सबका होता है ना एक अलग, नहीं, तो उसी से मिलकर जो है मोदी जी क्या किए थे, तो सबको बहला दिए थे। उसके बाद उस CPEC सड़क को जो है ना तोड़ कर उजाड़ कर फेंक रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से होता है क्या चीज़, तो रूस में भी जो व्यक्ति था जो रूस को सपोर्ट करता था, और कुछ व्यक्ति जो था वो क्या करता था, रूस से अलग होने की सलाह देता था। तो उस समय इसमें किसमें, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, आगे है कि हाँ, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है, यह पंक्ति किस निबंध की है, तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन। किसका है, तो परंपरा का मूल्यांकन। आगे है कि गुलामी अमेरिका और गुलामी एंथेस में भी, मतलब ये गुलामी का जो बात चल रहा है, ये गुलामी जो है ना अमेरिका में भी गुलामी थी, लेकिन एंथेस में भी गुलामी थी। लेकिन एंथेस की संस्कृति, ठीक है, यानी एंथेस जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, जबकि अमेरिका जो है हमें कुछ भी नहीं सिखाता है। तो एंथेस जो है हमें बहुत कुछ संस्कृति का ज्ञान देता है, लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करोगे तो यह हमें कुछ भी चीज़ नहीं सिखाता है। ठीक है, आगे है कि जहाँ उनके भाषा बोली जाती है, जहाँ पर
अनेक भाषा बोली जाती है। क्या है? जहाँ पर अनेक भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि उसे बहुजातीय कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजातीय राष्ट्रीयता कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहेंगे? बहुजातीय राष्ट्रीयता कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर अनेक भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय, हाँ ठीक है, बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट है, आगे नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इतना चीज़ याद रखते हो तो शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अरे भाई साहब क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतना चीज़ बस आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा तो इसमें भी देखोगे क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा है, तो हम लोग बस उसी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अरे हाँ, जो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार दोहरा दिया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखना। ठीक है, 18 से लेकर 24 तक में बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किया है? रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब एग्जामिनर भी वहाँ पे देखते रहता है बैठकर कि इस बार इस क्वेश्चन को दिए थे तो कितने विद्यार्थियों ने बनाया। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ही क्वेश्चन कोई पूछ दे कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आपके क्लास का आधा से ज़्यादा विद्यार्थी आराम से क्या कर सकता है? बना सकता है। ठीक है, तो जो वहाँ पर क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि असल में किस क्वेश्चन को ज़्यादा विद्यार्थी बना रहा है, तो उस क्वेश्चन को अगली बार छांट कर क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। जैसे इसी का आ गया कि मान लीजिए परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लगभग 100 विद्यार्थी में से 40 से विद्यार्थी बनाना पसंद करा, बाकी क्वेश्चन जो है वही बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो जो 40% विद्यार्थी बनाया है उस विद्यार्थी को देखते हुए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर फिर से रिपीट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन में फंसेगा। और आपको पता है ना कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? हाँ, बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस निबंध को ख़त्म समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।